जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 5.1 सरकारी बजट का अर्थ और अवयव का अध्ययन करेंगे। ये मॉड्यूल 12th क्लास के स्टूडेंट तथा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अवधारणाओं को क्लियर करने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। चलिए हम अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में यदि हम देखें तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल भी हैं। तो यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब अगले पॉइंट जो है सरकारी बजट का अर्थ और अवयव। यदि हम अर्थ को देखते हैं सरकारी बजट का तो अर्थ क्या है? अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का ब्यौरा। बजट क्या होता है? बजट एक प्रलेख होता है जिसमें एक वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार की जो भी अनुमानित प्राप्ति और व्यय होते हैं उनका लेखा जोखा होता है। यानी सरकार एक वित्तीय वर्ष के अंदर कितनी रिसीप्ट, कितनी रुपए प्राप्त करेगी और कितने रुपए खर्च करेगी, इसका विवरण बजट में होता है। अब इस पॉइंट में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। पहला तो बजट को संविधान में क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय ब्यौरा। वार्षिक वित्तीय ब्यौरा का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? 112 आर्टिकल में है। इसके बाद भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो क्या है? भारत का वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो बजट बनाया जाता है उसमें कितने प्रकार के खाते होते हैं? तो इसमें 2 तरह के खाते होते हैं, एक राजस्व खाते और दूसरा पूंजीगत खाता होता है। अब ये जो राजस्व खाता होता है वो क्या होता है? यानी जो अल्प अवधि से संबंधित आय और व्यय से संबंधित जो खाते में जिनमें लेखा किया जाता है उन्हें राजस्व खाता। अल्प अवधि क्या होती है? यानी 1 साल से कम। पूंजीगत बजट क्या होता है? जिसमें दीर्घ अवधि के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, जिनसे संपत्ति और देनदारी जो है वो उत्पन्न होती हैं, उनका लेखा जोखा पूंजीगत बजट में किया जाता है। अब सरकारी बजट के उद्देश्य क्या होते हैं? अब सरकार जो है वो उसका मुख्य उद्देश्य होता है जन कल्याण का कार्य करना, और जन कल्याण के कार्य को करने के लिए सरकार बजट के माध्यम से अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती है। अब ये हस्तक्षेप कैसे करती है? हस्तक्षेप करने के लिए सरकार 3 प्रकार के कार्य करती है। पहला कार्य जो सरकार का है वह है आवंटन कार्य। आवंटन का अर्थ होता है कि लोगों को जो वस्तुएं हैं वो सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हों। अब जो वस्तुएं होती हैं वे भी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं और दूसरी निजी वस्तुएं होती हैं। अब सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा है, सड़क है, सरकारी प्रशासन है, ये क्या माना जाता है? ये सार्वजनिक वस्तु माना जाता है। यानी इन्हें बाजार तंत्र जिन वस्तुओं को उपलब्ध कराने में असमर्थ होता है उन्हें सरकार उपलब्ध कराती है और वह सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सड़क है, पूरा हमारा इतना बड़ा देश है, उसमें निजी व्यक्ति सड़क उपलब्ध कराए ये संभव नहीं है, बाजार तंत्र उपलब्ध नहीं करा सकता, इसलिए सरकार सड़क बनाती है। यह एक क्या है? सार्वजनिक वस्तु है। अब निजी वस्तु क्या होती है? जो निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित की जाती है, जैसे कपड़े, कार, खाद्य सामग्री जिन पर हमारा अधिकार होता है, ये निजी वस्तुएं हैं। अब सार्वजनिक वस्तुओं और निजी वस्तुओं में क्या अंतर है? जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं वे उनमें प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, ये जो है प्रतिद्वंद्वात्मक नहीं होती हैं। अब ये प्रतिद्वंद्वात्मक क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए कि आप किसी सिनेमा घर में
सिनेमा देखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपके पास एक टिकट हो, है ना। लेकिन यदि या मान लीजिए कि आप किसी कपड़े का उपयोग करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी कपड़े को पहनना चाहते हैं, तो यदि आप इस कपड़े को पहनेंगे तो अन्य व्यक्ति इस कपड़े को नहीं पहन पाएगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन सार्वजनिक वस्तु जैसे सड़क है, यदि आप इस सड़क पर चल रहे हैं तो क्या दूसरा व्यक्ति इस सड़क पर नहीं चलेगा, ये भी इस पर चल सकता है और कई अन्य व्यक्ति भी इस सड़क पर चल सकते हैं। यानी जो सार्वजनिक वस्तु होती हैं उनमें प्रतिद्वंदिता नहीं होती, जबकि जो निजी वस्तुएं होती हैं उनमें प्रतिद्वंदिता होती है। अब दूसरा देखिए, सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तुओं में मुख्य अंतर जो होता है वो गैर अपवर्जनीय होती हैं। जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं वो गैर अपवर्जनीय होती हैं। ये गैर अपवर्जनीय क्या होता है कि ये देखिए, ये एक सिनेमा घर है। अब एक व्यक्ति है जिसके पास टिकट है, तो ये इसको देख सकता है, और इस व्यक्ति के पास टिकट नहीं है तो ये इस सिनेमा घर के अंदर इसका प्रवेश जो होगा वो वर्जित होगा। ये क्या हुआ, निजी वस्तु की बात हुई। अब सार्वजनिक वस्तु जैसे कि ट्रेन है। अब ट्रेन में क्या आप किसी को ट्रेन का उपयोग करने से रोक सकते हैं, वर्जित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कितने भी व्यक्ति ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं। अब ट्रेन में इतने ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं कि टीटी के लिए संभव नहीं होता कि वो इतने सारे लोगों की टिकट की जांच कर पाए, इसलिए कई लोग बिना टिकट के भी ट्रेन में सफ़र कर लेते हैं, और ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, मुफ्तखोर कहलाते हैं। तो सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं वो गैर अपवर्जनीय होती हैं, यानी इनका प्रयोग करने से किसी को रोका नहीं जा सकता, जबकि निजी वस्तुएं अपवर्जनीय होती हैं, यानी इनका प्रयोग करने से व्यक्ति को रोका जा सकता है। अगला पॉइंट है कि सार्वजनिक प्रावधान और सार्वजनिक उत्पादन में अंतर होता है। सार्वजनिक उत्पादन का अर्थ है कि सरकार सीधे स्वयं ही क्या करती है, उत्पादन करती है, तो वह क्या हो जाता है, सार्वजनिक उत्पादन। जबकि सार्वजनिक प्रावधान में सरकार निजी क्षेत्र से उत्पादन करवा के वह सेवा जनता को उपलब्ध करवा सकती है। इसके बाद है पुनः आवंटन का कार्य। पुनः आवंटन का कार्य क्या होता है कि सरकार जो है वो, जैसे मान लीजिए कि जो भी हमारी नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, वो दो स्रोतों से प्राप्त होगी। या तो वो सरकारी स्रोत से प्राप्त होगी या फिर वो निजी स्रोत से प्राप्त होगी। अब निजी स्रोत से जो आय प्राप्त होगी वो घरेलू क्षेत्र से प्राप्त होगी। अब घरेलू क्षेत्र से जो आय प्राप्त होगी वो किसी व्यक्ति से प्राप्त होगी, तो वो व्यक्तिगत आय होगी। अब जो व्यक्तिगत आय होगी उसमें से व्यक्ति कुछ ना कुछ टैक्स अदा करेगा, और टैक्स अदा करने के बाद जो उसके पास व्यय योग्य आय बचेगी, प्रयोग योग्य आय बचेगी, उसे हम क्या कहेंगे, प्रयोज्य आय कहेंगे। यानी ये जो प्रयोज्य आय है उसको सरकार बजट के माध्यम से बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। कैसे? यदि सरकार चाहती है कि प्रयोज्य आय जो है अधिक रहे, तो सरकार जो व्यक्ति है उस पर कर को कम लगाएगी, तो उसकी प्रयोज्य आय बढ़ जाएगी। और यदि सरकार ये चाहती है कि इसकी प्रयोज्य आय जो है कम हो जाए, तो सरकार इस पर जो टैक्स है वो अधिक लगाएगी। प्रयोज्य आय को दूसरे प्रकार से भी प्रभावित किया जा सकता है, जैसे कि हस्तांतरण भुगतान होते हैं। हस्तांतरण भुगतान क्या होते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट। यानी आपको जैसे छात्रवृत्ति मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन, ये जो है ट्रांसफ़र पेमेंट कहलाते हैं, हस्तांतरण भुगतान। अगर सरकार प्रयोज्य आय को बढ़ाना चाहती है तो ट्रांसफ़र भुगतान बढ़ा देगी, और प्रयोज्य आय को कम करना चाहती है तो ट्रांसफ़र भुगतान को घटा देगी। अगर सरकार आपकी प्रयोज्य आय को बढ़ाना चाहती है तो आपको ज़्यादा छात्रवृत्ति देगी, कम करना चाहती है तो कम छात्रवृत्ति देगी। तो इस प्रकार से सरकार जो है बजट के माध्यम से पुनः आवंटन का कार्य करती है। पुनः आवंटन क्यों करती है? जिससे कि आय का न्याय संगत वितरण हो सके।
अब अन्य कार्य जो सरकारी बजट का है वह है स्थिरीकरण का कार्य। अब ये जो स्थिरीकरण का कार्य है वो क्या है, अपन को नाम से ही समझ में आ रहा है स्थिरीकरण, यानी इसमें क्या होगा, स्थिर होगी। क्या चीज़ स्थिर होगी कि सरकार का काम होता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर आय, रोजगार, कीमत, मांग ये सब क्या हो, स्थिर हों। क्यों हो स्थिर? यदि मान लीजिए कि कीमत बहुत अधिक बढ़ जाए तो इसका परिणाम क्या होगा कि बेचारा जो उपभोक्ता है वो तो वस्तु को खरीद ही नहीं पाएगा। अगर कीमत बहुत ज़्यादा घट जाए तो जो उत्पादक है उसको भी हानि होगी। तो सरकार चाहती है कि कीमत ना तो बहुत ज़्यादा बढ़े और ना घटे, यानी कीमत क्या रहे, स्थिर रहे, तो उसे हम कहेंगे स्थिरीकरण कार्य। अब ये जो स्थिरीकरण कार्य है वो सरकार दो प्रकार से करती है, या तो सरकार विस्तारवादी नीति अपना सकती है या फिर प्रतिबंधात्मक नीति। अब सरकार यदि देखती है कि अर्थव्यवस्था में कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी अब सरकार कैसे उपाय अपनाएगी जिससे कि कीमत घट जाए। अब कीमत घटाने के लिए सरकार प्रतिबंधात्मक नीति को अपनाएगी। प्रतिबंधात्मक नीति का अर्थ है कि सरकार जो है कर, जो वस्तुएं होंगी उन पर टैक्स ज़्यादा लगाएगी। प्रतिबंधात्मक नीति यानी टैक्स ज़्यादा लगाएगी, और सरकार जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही थी, सार्वजनिक व्यय कर रही थी, वो कम करेगी। यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी तो मांग कम हो जाएगी और कीमत कम हो जाएगी। अब दूसरी स्थिति देखिए कि अर्थव्यवस्था में कीमत जो है बहुत कम है, तो अब सरकार क्या चाहती है कि कीमत बढ़ जाए। अब कीमत बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहे। पैसा लोगों के पास ज़्यादा कब रहेगा, जब सरकार टैक्स कम लेगी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी व्यय के माध्यम से ज़्यादा व्यय करके लोगों के पास पैसा पहुंचाएगी। यानी यदि सरकार जो है, यदि कीमत कम होती है तो कीमत को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है और टैक्स जो है वो कम लेती है। अगर कीमत बहुत अधिक है तो कीमत को घटाने के लिए सरकार प्रतिबंधात्मक उपाय अपनाती है, यानी टैक्स ज़्यादा लेती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देती है। सो ओके, थैंक यू।